हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है दीप अरोड़ा। मैं क्वालिफिकेशन बीकॉम सीए एंड सीएस हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स लॉ। कोर्सेज पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले हम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स लॉ के बारे में, ठीक है। फिर आगे हम धीरे धीरे वन बाय वन कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है, ये कौन से, ये जो हमारा पूरा कोर्स है इनकम टैक्स का, ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है। प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, ठीक है। असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26। मतलब 2025 में जो भी हमारे एग्जाम्स होंगे उसमें ये हमारा जो इनकम टैक्स क्लासेस है ये एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। 2025 में जो भी हमारे एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये क्लासेस है वो एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। देखिए, इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, इनकम टैक्स को बहुत आपको समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, इनकम टैक्स जो हमारा है ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल एज वेल एज कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको रटाफिकेशन भी है, ठीक है, और लॉजिक भी है, ठीक है। रटाफिकेशन कहाँ पर है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यूज आ जाती हैं, सेक्शंस आ जाते हैं, फिगर्स आ जाती हैं, तो वहाँ पर तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मेमोरी ज़्यादातर काम करेगी, है ना, रटाफिकेशन काम करेगा। तो आपको यहाँ पर जितना एन नंबर ऑफ टाइम अगर आप रिवाइज करते हैं अच्छे से, जितने बात ज़्यादा अच्छे से आप रिवाइज करते हैं, उतना आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में मज़ा आएगा, ईजी होगा एग्ज़ाम में अपेयर होते वक्त, ठीक है। सबसे बड़ी बात, बच्चा क्या सोचता है इनकम टैक्स में स्पेशली, कि जो इनकम टैक्स लॉ है इसमें हम जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा हमारे को क्लैरिटी होगी, ठीक है। जो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, असेंशियल है। पर देखिए, जब तक आपको प्रोविज़न क्लियर नहीं है, जब तक आपको प्रोविज़न स्पेसिफिक क्लियर नहीं है, तब तक आप कैसे श्योर होके, कॉन्फिडेंट होके आंसर कर पाओगे। एक क्वेश्चन आपने मान लीजिए, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का है, चाहे आप सैलरी का है, चाहे पीजीबीपी का है, ठीक है। आपने स्पेसिफिक पर्सन की इनकम डिटरमाइन कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, पर आपको प्रोविज़न कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है कि भाई 2 लाख रुपए थी, ठीक है, 15,000 रुपये थी, स्पेसिफिक 15,000 है या मोर देन 15,000 है, 15,000 है, आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जितना मर्जी बार प्रैक्टिकल कर लो, आपको प्रैक्टिकल का ये पहले प्रोविज़न होती है, देन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। इसलिए प्रोविज़न को कम से कम आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल पहली बार जितने मेरे लेक्चर्स में होंगे वो करिए, ठीक है। उसके साथ जो रिमेनिंग होंगे, नोट्स में ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आप क्या कीजिए, फिर आप 2 से 3 बार जो नोट्स हैं मेरे, उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। प्रोविजंस को रिवाइज कीजिए, ठीक है। देन फिर आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, बड़े आराम से मैं ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो आराम से हो जाएगा, कोई प्रेशराइज वाला आपको बात नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर? तो आपको फोकस कहाँ पे रखना है? मल्टीपल रिविजन्स पे। ओरल रिवीजन कीजिए, सेक्शंस याद कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, आप कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर आपको सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, डिडक्शन हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, टीडीएस हो गया। इन चैप्टर्स में सेक्शंस बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शंस रटने होंगे, सेक्शन के नंबर, ठीक है। बाकी जगह पे आप प्रोविजन बेस भी याद कर जाओगे तो आपको
काम चल जाएगा। ठीक है, डिडक्शन का चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर है, बिना सेक्शन के हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, एटीसी की डिडक्शन में क्या क्या होता है, जब तक आपको एटीसी, वहां पे हेडिंग ही क्या है, एटीसी की डिडक्शन। ठीक है ना, तो सेक्शन एटीसी वहां पर दिमाग में आएगा, देन उसके नीचे कहते हैं ना, कोई चीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ उसकी जो फाइल्स के नीचे इंफॉर्मेशन होती है वो खुल जाती है। तो आपके दिमाग में क्लिक होगा एटीसी, तो अपने आप प्रोविजन बाहर आ जाए। कहने का मतलब है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सेक्शंस पैरिटी होगी। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स में सेक्शंस अगर आप कर लोगे तो ठीक, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा कंपल्शन नहीं है। ठीक है, जो मैंने चैप्टर्स बताए यहाँ पर आपको सेक्शन बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे अगर आप कुछ सेक्शंस लिख देते हैं। बहुत अच्छा भाव पड़ता है हमारे, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। ये इनकम टैक्स में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस हो, आप अगर तो सेक्शंस लिखिए। ठीक है, और ज़रूर लिखिए, थोड़े बहुत ही एक आधा गलत भी हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप इतना ही डरोगे कि भाई नहीं यार गलत ही हो जाएगा, कई कहते हैं कि भाई अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया, अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन ही काटा बच जाएगा। अरे हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में मान लीजिए जब हम सम सॉल्व करते हैं, तो एक अगर वैल्यू गलत डाल दी तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन पे जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो हर क्वेश्चन में जीरो आएंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल किए, 3 के आंसर नहीं आए, ठीक है, तो 3 में जीरो आ गए आपके। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मली बीकॉम में यही तो मिथ फैलाया होता है बच्चों ने। ठीक है, ये ग्रेजुएशन में आपको भी पता है 99% बच्चा क्या करके आता है, सारा साल पढ़ता प्रैक्टिकल में, सारा साल सारा फ्री सेमेस्टर प्रैक्टिकल कॉलेज में करवाया जाता है, ट्यूशन पे वो प्रैक्टिकल कर रहा होता है सम्स, एंड में वहाँ पे थ्योरी लिख के आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टीचर खुद ही एंड में बोल देते हैं कि बेटा अगर प्रैक्टिकल करके आओगे, थोड़ी सी गलती हुई तो 0 15 में से 0। ऐसा ही होता है ना, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होगी तो बेफिचिंत निश्चिंत होके बिल्कुल अपने आप पे भरोसा करके बढ़िया तरीके से सेक्शन याद कीजिए, प्रोविज़न याद कीजिए, ईमानदारी से लिखिए, ईमानदारी से याद करिए। ठीक है, तो बड़े मज़े से आपका काम सारा आसानी से हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ये सेक्शंस जहाँ पर याद होते हैं, जो मैंने चैप्टर बोले, अगर यहाँ पे तो आपको मेरे हिसाब से तो कंपल्शन है। ठीक है, पीजीबीपी हो गया आपका, कैपिटल गेन की कुछ सेक्शन है, मैं चैप्टर में ही बता दूंगा। ठीक है, और आपका डिडक्शन, डिडक्शन तो मस्ट है, रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट है। ठीक है, ये चैप्टर्स के सेक्शंस बहुत, पीजीबीपी, ठीक है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, ये चैप्टर के सेक्शन मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, और इनको ओरल रिवीजन भी करते जाइएगा जब आप चैप्टर कर लेंगे उसके बाद। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। ठीक है, हमारा इनकम टैक्स लॉ, तो सबसे पहले करेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स क्या होता है जी? टैक्स का अगर हम साधारण भाषा में अगर हम बोलें, टैक्स का मतलब क्या है? इम्पोजिशन ऑफ, आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म टैक्सेशन। में क्या क्या है? टैक्सेशन इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, imposition of any tax or imposed whether general, local or special body shall be construed accordingly. Taxes are considered to be cost of living in a society. बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है ना, सरकार हमारे से टैक्स ले रही है कि इसलिए ले रही है कि भाई आप सोसाइटी में चीज़ें, सड़कें, हवा पानी, ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो गई, ठीक है, सब कुछ ये चीज़ें सरकार हमें फैसिलिटीज़ दे रही है, पानी की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है, तो इसके लिए आपको कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में सरकार को कुछ देना होगा, जिससे सरकार का भी अच्छा चलेगा, कि वो आगे अ, जो लोगों के लिए भलाई कार्य जिसको हम बोलते हैं, है ना,
लोक भलाई का जो एक्टिविटीज़ हैं वो सरकार कर पाएगी, पे पैसा खर्च कर पाएगी, इन्वेस्ट कर पाएगी लोगों के ऊपर। तो वो हमारा टैक्स है। ठीक है जी। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो मतलब कुल मिला के क्या है, टैक्स जो सरकार द्वारा, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल बॉडी हो, ठीक है, लगाया जाता है किस लिए, कह सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी की। ठीक है, आप सोसाइटी में रहने की छोटी सी कीमत आ रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। ठीक है, वो टैक्स कोई भी हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अब ये भी पढ़ लेते हैं, टैक्सेस किस तरीके के होते, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स होते हैं जी टैक्सेस के, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो डायरेक्टली आपकी पॉकेट में से लिया जा रहा है, आपकी जेब में से निकाला जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पर्सन जो पर्सन इनकम कमा रहा है, जो पर्सन, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट, उसी से ही लिया। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसकी, इनकम, इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, मेरी इनकम है, मैंने ही टैक्स देना है। ठीक है, मेरे को ही टैक्स देना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं देगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट एज द नेम सजेस्ट, इनडायरेक्ट मतलब ऑब्लिगेशन किसी और की है, सरकार को पे कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी आपका, कस्टम ड्यूटी हो गई, है ना। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल, अब देखिए, जो आप गुड्स खरीदते हो दुकानदार से, ठीक है, अब आपने गुड्स खरीदी दुकानदार से, ठीक है, उसके ऊपर आपने मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये 5000 का पेन है, तो हमने कंपनी से परचेज किया, उनको हमने 5000 रुपीज़ पे कर दिए। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए, लेट कीजिए 1000 रुपये जीएसटी था बीच, हमने दुकानदार को पे किया, दुकानदार ने, शोरूम वाले ने आगे सरकार को पे किया। ठीक है, मतलब ऑब्लिगेशन किसकी थी, लायबिलिटी किसकी थी, मेरी। पे किसने किया, कंपनी ने। ठीक है, तो जिस कंपनी से हमने परचेज किया, कुल मिला के क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंच रहा है, जेब किसी और पर्सन की से निकल रहा है ये, पर पे कोई और कर रहा है। ठीक है जी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इफ टैक्स इज लेवी डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ। वेल्थ टैक्स आपको पता है बहुत साल हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है, खत्म हो चुका। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने वेल्थ टैक्स की एग्जांपल ही नहीं दी, जो ऑलरेडी अबॉलिश हो चुकी है। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द समबडी एल्स, है ना। दैट इज द बर्डन ऑफ ए टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, तो मेरी बर्डन है, तो किसी और पे शिफ्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक्चुअली क्या होता है, ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है ना, ड्यूटी लगाई जाती है एक पर्सन की जो एक्चुअली में गुड्स बेच रहा है। वो प्रैक्टिकल वे है देखा जाए, है ना, प्रैक्टिकल वे है। कैसे प्रैक्टिकल वे है, अब आप खुद सोचो, सरकार एक्चुअली में, अब मान लीजिए एक कंपनी के मान लीजिए 1 करोड़ कस्टमर है, वो 1 करोड़ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है सब। ठीक है, तो या फिर मान लीजिए अपना जियो लगा लीजिए, ठीक है, या वोडाफोन आइडिया लगा लीजिए, एयरटेल लगा लीजिए। अब मान लीजिए जियो के 50 करोड़ यूज़र हैं इंडिया में, ठीक है, या 20 करोड़, 30 करोड़, जो भी लगा लो। ठीक है, 20 करोड़ लेट कीजिए, तो 20 करोड़ यूज़र हैं, तो वो क्या करती है, हमारे से जो चार्जेस देती है उसी में ही जीएसटी भी होता है। ठीक है, अब वो जीएसटी क्या करती है, सरकार को। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बंदे ने एक ही बंदे ने सरकार को पे किया। अगर ये तरीका ना बनाया जाता, उल्टा कर दिया जाता, तो क्या होता, हमारे को, सरकार को 20 करोड़ लोगों से कलेक्ट करना पड़ता।
इतना ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई जो बंदा गुड्स बेचेगा, ठीक है, वही कलेक्ट करेगा सरकार को, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से टैक्स सरकार को पे। ठीक, कुल मिला के ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट और सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। एलिमेंट्स में सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है? जो हमारा इनकम टैक्स सॉरी इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है वो गवर्नड है इसके द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा। इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स का कानून है, वो किसके थ्रू गवर्नड है? इनकम टैक्स एक्ट 1960। ठीक है जी, ये कब से होश में आया, एप्लीकेबल कब से हुआ? 1/4/1962 को, 1 अप्रैल 1962 से। ठीक, अब इसमें कुल मिला के कितने सेक्शंस हैं जी? 298 सेक्शंस हैं, प्लस इसके 14 स्केड्यूल्स हैं। 14 स्केड्यूल्स हैं और 298, 298 सेक्शंस। ठीक है जी, द फाइनेंस एक्ट शैल ब्रिंग अमेंडमेंट टू दिस एक्ट। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ चेंजेस करनी है, बदलाव करने हैं, वो किसके थ्रू लाए जाते हैं? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, फाइनेंस एक्ट जो है अमेंडमेंट लाता है इस एक्ट में। ठीक है, आपने सुना होगा कि हर साल क्या होता है, फाइनेंस बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके ऊपर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है। ठीक है, देन फिर वो फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। में एक्चुअली में फाइनेंस बिल में क्या होता है, में अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं। जो सरकार पिछले साल जो पिछले साल के कानून होता है, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, कस्टम का, ठीक है, उसमें वो चेंजेस ले, जो उनको लगता है कि हाँ भाई एग्जामेशन बढ़ानी चाहिए, डिडक्शन बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, टैक्स रेट घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, समय की मांग होती है। अमेंडमेंट देखे ना, अमेंडमेंट क्यों लाई जाती हैं? देखो आप, सिंपल सी बात है, सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, 100% बंदा आज की डेट में मोबाइल यूज़, तो ऐप एप्लीकेशन यूज़ करते हो अलग अलग। ठीक है, जिस ऐप से हमारी क्लासेस आप देख रहे हो, उसमें भी अपडेट आते हैं, अपडेट आते हैं हर ऐप में। तो वो अपडेट लाए जाते हैं, क्यों लाए जाते हैं भाई? जो पिछला वर्जन था उससे कंपनी को लग रहा है भाई सिक्योरिटी फीचर में एडिशन करना चाहिए, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। अब आप देखो ना, अब व्हाट्सएप यूज़ करते हो आप लोग, जब व्हाट्सएप शुरुआत में था, इनिशियल स्टेज में आया था, ठीक है, और आज 2025 में जब आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ज़मीन आसमान का अंतर बोले व्हाट्सएप और आज के व्हाट्सएप में। कहने का मतलब कुल मिला के क्या है भाई, हमारे पास अगर हम बात करें, जो अपडेशन लानी है सरकार, इसके थ्रू लाएंगी, वो चेंजेस जो हैं वो समय की मांग को देखते हुए, समय की रिक्वायरमेंट क्या है ना, कि में हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सोच बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को, अपनी सोच चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सरकार बजट लेकर आती है। और ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होता है एक्चुअली में, कोई इनकम, टैक्सेबल इनकम किसी पर्सन की है वो कैसे निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालनी है, ठीक है, प्रोसीजर कैसे है असेसमेंट का, अपील का, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, ये सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट में होता है। ठीक है जी, कुल मिला के इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में क्या है, यहाँ पर इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है इसके थोड़ा गवर्नड है, तो कौन गवर्न करता है? इनकम टैक्स एक्ट 1960। ठीक है, कुल मिला के इसके सेक्शन कितने हैं? 298, शेड्यूल 14 है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात,
यहाँ पर जो अमेंडमेंट हैं वो किसके थ्रू लाई जाती हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट लाई, ठीक है। और क्या कैसे इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चीज़ें दी हैं, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है, टैक्स लेबिलिटी कैसे निकालनी है, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोसीजर और असेसमेंट, अपील, ये सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट क्या होता है? पहला, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वो फाइनेंस बिल पेश करते हैं। मैंने आपको अभी बताया, फाइनेंस मिनिस्टर हर साल फाइनेंस बिल पेश करते हैं बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब क्या होता है, वहाँ पर चर्चा होती है, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। जो उनको लगता है कि जो बिल वो लेकर आए थे, अपोजिशन के मेंबर या सभी पार्लियामेंट के मेंबर के अकॉर्डिंगली जो उनको कुछ बदलाव करने होते हैं, जो बनी होती, ठीक है, पूरे इंडिया में चर्चा की जाती है उस पर, एक्सपर्ट्स चर्चा कर, तो जो जो उन्हें लगता है कि चेंजेस करनी चाहिए ये वाले बिल में, ऐड ऑन करना चाहिए, करेक्ट करना, ठीक है, तो वो करते हैं। फाइनली फिर फाइनल डिस्कशन होके बजट की, ठीक है, तो वो बिल आगे पास हो जाता है। देन फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है, वहाँ पर सिग्नेचर होकर वो फाइनेंस बिल क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन, ठीक। एक्चुअली में वंस द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स, ठीक है। अब हम कौन सा देखा जाए तो फाइनेंस एक्ट पढ़, हम जो फोर पढ़ रहे हैं जी, 24 पढ़, ठीक है जी। तो फाइनेंस एक्ट ब्रिंग अमेंडमेंट टू द बोथ डायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने आपको बोला, वही फाइनेंस एक्ट जो है, फाइनेंस बिल जो है वो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, सभी की अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, ठीक है जी। इसमें कहते क्या है, द रेट ऑफ टैक्स एट विच इनकम शैल बी चार्ज इन द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस, किस रेट पे इनकम टैक्सेबल होगी, कहाँ पर बताया जाता है? शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस, ठीक है। अब इसमें दो कहते हैं पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। फाइनेंस एक्ट के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? प्रपोज्ड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द फिस्कल एरिया। पार्ट बी में डिटेल टैक्स प्रपोज, ठीक है, डिटेल टैक्स प्रपोजल, ये हमारा हो गया फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं जी इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स हमेशा आपको पता है एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते, रूल्स जो हैं वो एक्ट की मदद के लिए बनाए जाते, ठीक है भाई। जो प्रोसीजरल काम होता है, जो प्रोसीजरल होता है वो रूल्स में होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट टैक्स का, किसके पास है? सीबीडीटी। सीबीडीटी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स का होता है वो सीबीआई के पास होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, ठीक है। कहते अंडर इनकम टैक्स एक्ट सीबीडीटी इज एम्पावर, कहते इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 295 295 के अकॉर्डिंगली जो सीबीडीटी है वो एम्पावर्ड है टू फ्रेम द रूल्स, रूल्स बनाने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, टू कैरी आउट द पर्पस एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। कहते सेक्शन 295 इनकम टैक्स एक्ट का क्या कहता है? सीबीडीटी को एम्पावर करता है, सीबीडीटी को एम्पावर करता है कि वो समय समय पर रूल बना सकती है, ठीक है, किस लिए? एक्ट की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लस उसके पर्पस को अचीव किया जाए, जो उसका पर्पस था उस वो पर्पस कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और चेंज करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा
अगर आप एक स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को अगर आप फॉलो करते हैं, तब होता है जन 1-2% इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो आपने देखा होगा सेबी या आरबीआई लगा लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकिंग सेक्टर के लिए समय समय पर इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस गाइडलाइंस रूल्स बनाती है और चेंज करती रहती है। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में आपको पता है बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स हद से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आरबीआई गाइडलाइंस रूल्स बनाती रहती है, समय समय पर जारी करती रहती है कि आप अपने कस्टमर को, सभी बैंक्स को भी अपने जो भी केवाईसी नॉर्म्स है उसको आप स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो। बहुत सा अगर देखा होगा आपने, बड़े बड़े बैंकों को भी यहाँ तक फाइन लगाए। ठीक है, आपने देखा होगा, आई थिंक सो दिसंबर 24 में क्या हुआ कि एच डी एफ सी बैंक के कस्टमर के पैसे, ठीक है, एफडी जो थी वो किसी एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉय ने निकलवा ली। ठीक है, वो कहीं और उनके अकाउंट से निकल गई, उनको पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसे और आपने रोज आपको सुनने को आता होगा कि भाई किसी के अकाउंट से 10,000 रुपये निकल गए, 25,000 रुपये निकल गए, किसी के 2 लाख रुपये निकल गए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, बैंकिंग फ्रॉड्स को रोकने के लिए आरबीआई समय समय पर गाइडलाइंस रूल्स जारी करता है। ठीक है, वही कस्टमर का जो कस्टमर जो है वो ठगा महसूस ना हो, वो ठगा ना जाए। ऐसे ही शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सेबी जो होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहे, भाई आप ये चीज़ें ध्यान रखें, इन चीज़ों से सावधान रहें। ठीक है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स की जो ऐड होती है, ठीक है, में बहुत स्पीड से हर ऐड में बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। है ना, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? भाई वो सेबी ने बोल रखा है कि आपको दिखाना ही पड़ेगा। भाई अगले, आप ये मत रखिए कि भाई जो जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडियरी है, वो तो बोलेगा उसको कमीशन खानी है भाई, वो तो बोलेगा कि हाँ भाई रिटर्न आएगी, गारंटी रिटर्न। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा एजेंट्स, जो लोग जो होते हैं, पॉलिसी एजेंट जो होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी रिटर्न है जी, आप LIC का लगा लीजिए। ठीक है, तो जब आप देखते हो रियलिटी में कि यार आपने 10 साल में पैसा तो इतना जमा करवाया, रिटर्न मेरे को कुछ भी नहीं आई, ना के बराबर। ठीक है, तभी आज की डेट में अगर आप देखोगे LIC की पॉलिसी में कोई जाता ही नहीं, तो वो बहुत, जिनको बिल्कुल ही कैलकुलेशन ही नहीं आती, ठीक है, वो एक्चुअली में LIC में फंसे हुए हैं अभी भी। अदरवाइज नॉर्मली कोई भी वहाँ पर जाके राजी, तो उनको पता है कि ये 3-4% हार्डली रिटर्न है। ठीक है, आज की डेट में हर बंदे के पास तो कनेक्टिविटी बनी हुई है पेमेंट बैंक की, है ना, ऑनलाइन पेमेंट की। क्यों LIC के साथ वहाँ पर ऐसी जगह पे जुड़े, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी है, सिर्फ और सिर्फ। है ना, तो कहने का मतलब क्या है, तो रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डायरेक्ट टैक्स का कौन करता है? CBDT। ठीक है, और CBDT जो है उसके पास पावर है समय समय पर रूल्स बना सकती है। ठीक है, एक्ट का पर्पस पूरा करने के लिए और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अरे अब रूल्स में सबसे मेन बात होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, रूल्स हैं उसमें फॉर्म्स, प्रोसीजर, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, रिक्विजिट कैसे निकाले जाएंगे, सैलरी चैप्टर में होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, में रूल्स में, जैसे मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि रूल्स एक्चुअली में क्या होता है, प्रोसीजरल काम होता है कि भाई फॉर्म्स हैं, रिटर्न भरने का ये फॉर्म है, टी रिटर्न और TDS के लिए ये फॉर्म है, मतलब प्रोसीजरल काम है वहाँ। ठीक है, आगे सर्कुलर और नोटिफिकेशन फ्रॉम CBDT इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 119 CBDT इशू सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहते जो CBDT है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 119 के अकॉर्डिंग, 119 के अकॉर्डिंगली CBDT समय समय पर एज पर द रिक्वायरमेंट सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी करती रहे। इसलिए दी सर्कुलर्स
ये सर्कुलर किस लिए होते हैं? डाउट क्लैरिफाई के लिए। कुछ मान लीजिए कोई जैसे अब बिल आया, फाइनेंस एक्ट आया, ठीक है, अमेंडमेंट आई, में कुछ जो चेंजेस थी वो क्लियर, एक आधा पॉइंट अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, कि उसमें वो लोग क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये एक्चुअली में क्या कहना क्या चाह रहा है, क्लियर पर्पस नहीं पता लग पा रहा उस मीनिंग का, ठीक है, स्कोप नहीं पता लग पा रहा। उसके लिए क्या होता है, सर्कुलर जारी किया जाए, ठीक है, क्योंकि एक्ट जो है वो तो पार्लियामेंट में ही चेंज होगा, तो उसके लिए उसकी आसानी के लिए, डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है, ठीक है। और ये सर्कुलर्स जो हैं वो ऑफिसर के लिए और एसएससी के लिए गाइडेंस का काम करते हैं, ठीक है जी, सभी के लिए गाइडेंस का काम करते हैं। यदि ये जो सर्कुलर इशू किए जाएंगे सीबीडीटी द्वारा, कैन नॉट बी इन द कंटेरी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मैंने आपको बोला कि भाई एक्ट को थोड़ी ना ओवर कर सकते हैं, वो तो एक्ट की चीज़ों को क्लियर करें कि भाई एक्ट में ये लिखा है, हाँ अब इसको गलत मत समझिए, ऐसे नहीं ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्ट में ये लिखा है, नहीं नहीं इसको काट के ये होगा, अब ये होगा, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते वो। जैसे मैंने आपको बोला कि अमेंडमेंट दो, चेंजेस तो कहाँ पर होंगी, पार्लियामेंट में ही होंगी, फाइनेंस एक्ट में हो गई, दोबारा दोबारा थोड़ी ना, ठीक है, एक दो गलती के लिए दोबारा अपना सभा सेशन बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए जो सर्कुलर है, नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो कंट्रेरी नहीं होंगे एक्ट के, ठीक है, अगेंस्ट नहीं होंगे, जो लिखा है उसके उलट नहीं हो सकते, ठीक। कुल मिला के सर्कुलर कितने जारी किए जा रहे हैं, सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं डाउट्स क्लैरिफाई करने, ठीक है, और एक्ट के अगेंस्ट नहीं होंगे, वो उसके ऑपोजिट। लास्ट पढ़ते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे कि द गवर्नमेंट इनएक्ट द लॉ इन द पार्लियामेंट, है ना, क्लियर। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, दिस इज नीड फॉर डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे पहले एक्साइज होता था, अब जीएसटी हो गया, ठीक है, अब इसमें कहते हैं डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। अब वो कहाँ पर होंगे, ठीक है, वो कहाँ पर होंगे, वो रूल्स में होंगे। जैसे पहले एक्साइज होता था, एक्साइज एक्ट, ठीक है, उसमें सेंवेट रूल, सेंट्रल एक्साइज रूल्स, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स, हर चीज़ के रूल्स बनाए हुए थे अलग। जैसे इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स रूल्स 1962 में सिर्फ, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूल्स बनाए हुए थे, ठीक है। तो वो क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस होते हैं, रूल्स। जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ में कंपनी लॉ रूल्स हैं, ठीक है, आइडिया नहीं नया वाला, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, ठीक है, वो ये वाला था, वो पुराना 1956 वाला। आप लोग जो पढ़ रहे हो अभी 2013 पढ़ रहे हो, 2013 पढ़ रहे हो, ठीक है। जो हमने पढ़ा वो मैंने अपने टाइम पे सी एस जब मैंने करी, तो तब तक मैंने पुराने वाला इनकम टैक्स किया था और पढ़ा था। अब तो मैं हूँ नहीं, कंपनी लॉ जगदीप सर ही पढ़ाते हैं। तो ये हमारे हो गए सोर्सेस, ठीक है। लास्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डिसीजन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन अब ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी आ जाती हैं जो एक्ट को ओवरराइड कर जाती है, बिल्कुल अलग से, मतलब कोई चीज़ ऐसी आ गई, ठीक है, जो एक्ट में क्लियरली नहीं है, जो पहली बारी घटित हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी केस स्टडीज़ एक्चुअली में लगती रहती हैं। देखो कुछ दो फेमस ही अपना केस स्टडीज़ ज़्यादा, मैं ज़्यादातर वही अपन रिपीट करता हूँ बच्चों को। जैसे कि क्या हुआ, एक कंपनी ने डायरेक्टर को भेजा बाहर कंपनी के काम से, ठीक है, मीटिंग के लिए, ठीक है। तो रास्ते में उन कंपनी के किडनैप कर लिया, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर को किडनैप कर लिया डाकुओं ने। अब डाकुओं ने फिरौती मांगी, ठीक है, डाकुओं ने फिरौती मांगी। फिरौती जो है, कंपनी ने पुलिस को भी उनकी फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई, ठीक है। एट द एंड नहीं कुछ बात बनी, तो पैसे देने ही पड़े डाकुओं को, डायरेक्टर को छुड़वाने के लिए, ठीक है।
तो अब हुआ क्या, कंपनी ने जो पैसे दिए फिरौती दी वो एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर ली। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई प्रोविज़न लिखी ही नहीं कहीं है, पीजीबीपी में लिखी ही नहीं कि ये खर्चे क्लेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इस केस में फिर करते करते हाई कोर्ट तक केस चला गया, तो वहाँ पर जजमेंट आ, नहीं भाई ये खर्चा आप क्लेम नहीं कर। ठीक है, बेशक कंपनी ने, अगर आप सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 पढ़ोगे पीजीबीपी में, तो वहाँ पर बोला हुआ है भाई, वैसे तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन, अगर कंपनी जो है बिजनेस एंटिटी जो है वो एक्सपेंडिचर करती है अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो खर्चे अलाउेबल है। अब कंपनी का एक्सक्यूज़ क्या था कि भाई ये खर्चे हम क्यों मांग रहे हैं, क्लेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पैसे हमने कंपनी ने खर्च किए हैं, और बंदे को किस लिए भेजा था, और होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो ये रास्ते में खर्चा भी इसी जो मुसीबत आई है वो भी इसी वजह से आई है, इसलिए हमें खर्चा क्लेम करना है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये खर्चा क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि ये इलीगल है। ठीक है जी, तो इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं किया। ऐसे ही एक फेस्ट सीए ने एज ए प्रोफेशनल क्या हुआ कि हार्ट सर्जरी हुई, उसने हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन करवाया, वो एज एन एक्सपेंडिचर वहाँ पर खर्चा डाल दिया पी एंड उसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, पी एंड एल में खर्चा क्लेम करने के लिए। तो वहाँ पर एक्सक्यूज़ क्या दिया गया ये द्वारा कि भाई देखो, मैं जो हूँ प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए मेरी जो एसेट है वो क्या है, मैं ही, एक मेरी बिजनेस मेरी फर्म में मैं ही एसेट हूँ। ठीक है, प्रोफेशनली अपने आप में एक एसेट है, इसलिए ये जो खर्चा है मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया है। ठीक है, या तो मुझे सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग डेपोजिशन क्लेम होनी चाहिए, या तो फिर डेपोजिशन क्लेम होना चाहिए और एक्सपेंडिचर क्लेम होना चाहिए। दोनों के दोनों ये खारिज कर दिए गए। ठीक है, एक्सक्यूज़ खारिज कर दिए गए। ठीक है ना, कहने का मतलब इसी तरीके के जो अटपटे टाइप से अपना एक डिसीजन आते हैं। ठीक है, वही वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसको ही सर्वोपरि मान लिया जाता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव जजमेंट ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो जाए, है ना। लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड, फाइनल वही माना जाएगा जो सुप्रीम, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट विद इन इट्स जुरिडिक्शन। ठीक है जी, चलिए, डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स के लिए तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स के लिए तीन पार्ट्स हैं। कहते हैं इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट फिक्स बाय द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस। जो रेट होते हैं इनकम टैक्स के वो कहाँ पर फिक्स किए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट। ठीक है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग रेट्स। फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में क्या रेट है, पहला पार्ट ए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। फर्स्ट शेड्यूल में तीन पार्ट, 1, 2, 3। वन में कौन से रेट दिए गए हैं, वही वेरियस टाइप्स ऑफ एसएससी को क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। दूसरे में रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। तीसरे में सैलरी और एडवांस टैक्स के ऊपर क्या टीडीएस का रेट होगा। ठीक है जी, पहले में ओवरऑल क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। ठीक है, क्या रेट ऑफ टैक्स होगा सभी एसएससी को। दूसरे में टीडीएस का क्या रेट होगा। तीसरे में स्पेसिफिकली सैलरी और एडवांस टैक्स का रेट क्या होगा। ठीक है, सैलरी के ऊपर टीडीएस का क्या रेट होगा और एडवांस टैक्स का, ये बताया जाएगा डी में। ठीक, चलिए जी, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में ये आपको लर्न ही है जी। बस चलेंगे तो नीचे इंस्पेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, देन टैक्स रिकवरी ऑफिसर, देन आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ गए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, वो जॉइंट डायरेक्टर आ गया, जॉइंट कमिश्नर आ गया। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर आ गया। ठीक है, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आ गया,
या DGIT, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंड CBDT। CBDT एक्चुअली में कोई अथॉरिटी नहीं, ऑफिसर नहीं है, अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें हम समझेंगे कि एससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम क्या होती है, सब कुछ आपके बेसिक वन बाय वन बहुत अच्छे